टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश यूनिट 2। आज की टेस्ट डिस्कशन में टॉपिक्स जो शामिल हैं वो हैं क्लॉजेस, कंजंक्शंस, सेंटेंस यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन। तो इन 4 टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा रिवीजन और टेस्ट डिस्कशन है। यानी कि ना सिर्फ मैं टेस्ट की डिस्कशन करवाऊंगा, आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा, बल्कि साथ साथ में आपको ये लेक्चर भी पूरे का पूरा रिवाइज़ करवाऊंगा। और इसके बाद इंशाल्लाह आपने अगर पहले कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो फिर भी आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक भी। शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, choose the correct option. Would you like a meal now or would you prefer to unpack first? ये 2 sentences हैं और इनमें दरमियान में और आया हुआ है और आपसे ये पूछा है कि बताइए ये टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये स्ट्रक्चर के एतबार से 4 टाइप्स हैं सेंटेंस की, बनावट के एतबार से। तो फिर हम आंसर देखने के लिए एक शॉर्टकट यूँ ढूंढते हैं कि हम इन दोनों सेंटेंसेस का तज्जिया करते हैं। वुड यू लाइक ए मील नाउ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या सेंटेंस है, और वुड यू प्रेफर टू अनपैक फर्स्ट, ये दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट जुमलों के दरमियान जब भी और आ जाए तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो आंसर हुआ बीटा। तो अब क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें के 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस फैन बॉयज़ के साथ जॉइन हों। अब ये फैन बॉयज़ क्या है? F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। फैन बॉयज़ चूँकि 2 जुमलों के दरमियान में आया है, दरमियान में आने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। तो ये कंजंक्शंस हैं। अब आप कहेंगे सर ये कंजंक्शंस तो जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शन हो गए। अब ये कंजंक्शंस की अगर टाइप्स भी तो होती हैं, तो टाइप के लिहाज से ये फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शंस कैसे होते हैं? तो मैं कहता हूँ इन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक टाइप तो हो गई, दूसरी टाइप जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, और जैसे इफ़ और व्हेन वगैरह होते हैं। और तीसरी टाइप ऑफ कंजंक्शन कोरिलेटिव होती है, कोरिलेटिव जिसको आप कहते हैं, जो कि जोड़ों की सूरत में होती है, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आप कहते हैं सर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो हो गए, लेकिन इनके साथ जो पहले और बाद में जो सेंटेंसेस हैं, जो क्लॉजेज हैं, वो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज कौन सी हैं? यानी कि 2 तरह की क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो भाई याद रखिएगा कि फैन बॉयज़ से शुरू होने वाली जो भी क्लॉज होगी वो लाजमी तौर पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब जो अकेले से मुकम्मल एक जुमला हो, जैसे वुड यू लाइक ए मील नाउ, जैसे कि वुड यू प्रिफर टू अनपैक फर्स्ट। तो जब भी 2 इंडिपेंडेंट जुमलों के दरमियान में फैन बॉयज़ में से कोई एक आएगा उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कंजंक्शन कहलाएगी ये फैन बॉयज़ वाले कोऑर्डिनेटिंग, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज कहलाएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बीटा, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये मैंने आपको बता दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 2, आई डिड नॉट सी द फिल्म, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नॉर डिड आई हैव टाइम टू रीड द बुक, और दूसरा ये एक और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस के दरमियान में नॉर आया है, और नॉर आपको पता है कि फैन बॉयज़ में से एक है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस बनावट के लिहाज से ये भी कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो हमने कहा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज़ कंपाउंड सेंटेंस कब? when 2 independent clauses are joined by fan boys। तो जब 2 मुकम्मल इंडिपेंडेंट जुमले फैन बॉयज़ के साथ ज्वाइन हों तो ऐसे पूरे जुमले को आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं।
और ये फैन बॉयज़ क्या हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? दो जुमलों को जॉइन करने वाले, दो लफ्ज़ों को, टू वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जॉइन करने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या है? बता चुका हूँ कि ये टाइप ऑफ कंजंक्शन जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, फैन बॉयज़ वाले सारे के सारे। अच्छा, फैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज शुरू होती है वो टाइप ऑफ क्लॉज कौन सी होती है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में जब भी फैन बॉयज़ आएगा तो ऐसे पूरे मुकम्मल जुमले को आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो आंसर हुआ जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हिज फेस लुक्ड ग्रीमी, उसका चेहरा ज़रा भयानक सा, बुरा सा लगता था। एज दो, जैसा कि ही हैडेंट वॉश्ड फॉर सेवरल डेज, उसने कई दिनों से इसे धोया ना हो। हिज फेस लुक्ड ग्रीमी, ये एक मुकम्मल जुमला है। और जबकि एज दो ही हैडेंट वॉश्ड फॉर सेवरल डेज, ये दूसरा जुमला है। अब दो जुमलों के दरमियान में ये जो एज दो है ये फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो फैन बॉयज़ में से नहीं है। जो फैन बॉयज़ में से नहीं है तो फिर ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो सकता, फिर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो सकता, फिर ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो अब बात ये है कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया दरमियान में, तो जब भी दो जुमलों के दरमियान सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज दो आ जाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आंसर हुआ सी। तो अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफाइन करें बनावट के लिहाज से। तो भाई ए सेंटेंस इज़ ए कंपाउंड सेंटेंस कब? व्हेन टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय सवाबी, SWAABI। तो अब सवाबी क्या है? ज़ाहिर है जॉइन करने वाले वर्ड को तो कंजंक्शन कहते हैं। तो फैन बॉयज़ तो टाइप ऑफ कंजंक्शन के लिहाज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, और ये जो सवाबी है ये टाइप ऑफ कंजंक्शन के लिहाज से सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड शामिल हैं? एस से सिंस, पहले डब्ल्यू से व्हेन, दूसरे डब्ल्यू से वेयर भी हो सकता है, और वाई भी हो सकता है। ए से एज दो, और दूसरे ए से ऑल दो, खाली दो भी हो सकता है। बी से बिकॉज, और आई से इफ़। तो ये जो जितने भी कंजंक्शन बताए हैं ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और टाइप ऑफ कंजंक्शन के लिहाज से ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और पहले वाली इंडिपेंडेंट थी। अब जब भी दो मुख्तलिफ क्लॉजेस आएंगी जिनमें कम अज़ कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट हो, दो मुख्तलिफ हो गए ना, इनके दरमियान में कंजंक्शन जो भी होगा ना वो लाजमी तौर पे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और वो टाइप ऑफ सेंटेंस जब भी जो दो मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेज होंगी, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो वो सेंटेंस लाजमी तौर पे कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आंसर आपका सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वी कीप द विंडोज़ शट, ये एक मुकम्मल जुमला है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? सो दैट, ताकि। अब सो दैट भी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन से देखा, और जैसे ही सो दैट आया तो आपको खुद ब खुद पता लग गया कि इससे आगे वाली क्लॉज डिपेंडेंट होगी। द फ्लाइज डोंट गेट इन, तो भाई दो मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेज आ गई, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो आपने कहा था ऐसे सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को हल करने का ये है कि जब भी दो सेंटेंसेस के दरमियान सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे यहाँ पर सो दैट आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सो डिफ़ाइन करते हैं बनावट के एतबार से complex sentence को। A complex sentence is a sentence when two clauses are joined by सवाबी। सवाबी से क्या बनता है? since, so that, when, as though, though, और because और if। तो इन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो सवाबी वाले हैं इनसे स्टार्ट अगर हों तो इन कंजंक्शंस को आप सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और इन कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज को आप डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जब एक सेंटेंस में दो डिफरेंट टाइप्स की क्लॉजेज आ जाएं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो वो सेंटेंस बनावट के एतबार से, स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के एतबार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो आंसर आपका सी हुआ। Question number 5, the surgeon warned him. The surgeon
warned him that he might feel very weak afterwards, but in fact he recovered quite quickly. सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने बताना है। तो भाई बात हमने यूं की थी कि द सर्जन वार्नड हिम, सर्जन ने उसे आगाह कर दिया। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सर्जन ने उसे किस चीज़ के बारे में आगाह किया? अबाउट व्हाट? अबाउट व्हाट का आंसर देने वाली जो भी क्लॉज होगी वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी और नाउन क्लॉज होगी। ना सिर्फ व्हाट और अबाउट व्हाट का जवाब देने वाली जो भी क्लॉज होगी वो नाउन क्लॉज होगी। और डेफिनेशन के मुताबिक तमाम नाउन क्लॉजेज, तमाम एडजेक्टिव क्लॉजेज, तमाम एडवर्ब क्लॉजेज डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉजेज की ही ये तीन टाइप्स होती हैं आगे जाके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हमने बात की द सर्जन वार्नड हिम, सर्जन ने उसे आगाह कर दिया। ये एक मुकम्मल जुमला है, इसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अबाउट व्हाट? वार्नड हिम अबाउट व्हाट? अबाउट व्हाट का आंसर देने वाली जितनी भी क्लॉजेज होंगी वो सारी नाउन क्लॉजेज होंगी, और नाउन क्लॉजेज डेफिनीशन के एतबार से डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई कि जब भी एक सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो उनके नाम में कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर आएगा। आगे देखते हैं कि बट इन फैक्ट ही रिकवर्ड क्वाइट क्विकली। अब बट जो है फैन बॉयज़ वाली कंजंक्शन है। जब भी दो सेंटेंसेस के दरमियान फैन बॉयज़ वाली कोई भी एक कंजंक्शन आ जाए तो फिर उस सेंटेंस के नाम में कंपाउंड ज़रूर आएगा। तो यूँ ये सेंटेंस बना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम इसको रिवाइज करते हैं कैसे कि द सर्जन warned him about what? हमने कहा अबाउट what का आंसर देने वाली जो भी क्लॉज होगी वो नाउन क्लॉज होगी, और नाउन क्लॉज बाय डेफिनेशन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। बट के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन होती है, जैसे ही रिकवर्ड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई। तो भाई दो क्लॉजेज आपके पास हुई, एक हुई डिपेंडेंट और एक हुई इंडिपेंडेंट। तो और आगे बट आ गया तो ये सेंटेंस यूँ बना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6, जैन यू वेट हियर प्लीज़ एंड कैरन यू कम विद मी। तो आपने इनमें से अब सेंटेंस की टाइप्स बतानी है फंक्शन के लिहाज से। तो जिस तरह से बनावट के एतबार से चार टाइप थी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही फंक्शन के एतबार से भी सेंटेंस की चार टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। तो भाई बात यह है कि जब कोई भी सेंटेंस आपका शुरू हो ऐसे नाम से जिसको आपने मुखातिब किया हो, मुखातिब किए जाने वाले शख्स के नाम से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। आंसर आपका बी हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? मुखातिब किए गए शख्स के नाम से। तो एड्रेसी कहते हैं जिसको मुखातिब किया गया हो। तो इसमें एड्रेसी कौन है? पहले सेंटेंस में जेन है, दूसरे में कैरन है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ जिसको मुखातिब किया गया हो उसके नाम से ही नहीं शुरू होते, बल्कि वो प्रोनाउन यू से भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई आपसे कहे शट अप तो अगला बंदा कहता है यू शट अप, इसका मतलब यू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। तो कमांड देने के लिए वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलें जी, और कौन कौन सी निशानियां हैं कि आप पहचान लेंगे उनको देख के कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है? एक तो ये होगा ना जिसको मुखातिब किया जाए उसके नाम से शुरू हो जाए, यू से शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ था यू वेट हियर, यू कम विद मी। और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की निशानियाँ हैं? अगर वो वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो वो है बी, जैसे मैं कहता हूँ बी क्वाइट, खामोश हो जाएं, काइंडली कीप क्वाइट, खामोश हो जाएं, प्लीज़ कीप क्वाइट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेट मी गो। ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और अगर किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए तो उसको इम्पेरेटिव नेगेटिव कहते हैं। बहरहाल वो टाइप तो इम्पेरेटिव की हुई, जैसे हम कहते हैं नेवर टेल ए लाई, जैसे हम कहते हैं डोंट टेल अ लाई। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करूँगा कि मुखातिब किए जाने वाले का नाम कैसे पता लगता है कि ये सेंटेंस मुखातिब किए जाने वाले बंदे के नाम से शुरू हो रहा है,
और कैसे पता लगता है कि इस सेंटेंस में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? जब किसी सेंटेंस में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो तो सेंटेंस इंफॉर्मेटिव या डिक्लेरेटिव होता है। एग्जांपल देखें, गॉड सेव अस। अब आपने मुखातिब किया है, निशानी ये है कि उसके नाम के बाद कॉमा लगा होगा, जैसे गॉड के बाद कॉमा लगा हुआ है। जब मुखातिब किए जाने वाले के नाम के बाद कॉमा हो तो समझ लेना ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और दूसरी एग्जांपल देखें, गॉड सेव्स अस, खुदा हमें बचाता है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये दो इजाफी बातें आपको बताएं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बीटा हुआ। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट एन इडियट ही इज। तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने कहा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बाज़ औक़ात हम वैसे ही पहचान लेते हैं, यानी जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, डिक्लेयर की जाए, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड द इनिंग्स, पहले टेस्ट की पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर हाँ कहेंगे, येस पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड द इनिंग्स, तो इसको अफर्मेटिव कह देंगे या असर्टिव कह देंगे। अगर नहीं की तो पाकिस्तान हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड द इनिंग्स, तो इसको नेगेटिव कह देंगे। तो ये डिक्लेरेटिव टाइप्स की आगे चलकर 3 टाइप्स होती हैं, सब टाइप, जिसमें अफर्मेटिव हाँ है तो अफर्मेटिव या असर्टिव कह देते हैं, ना है तो नेगेटिव कह देते हैं, होंगे सारे ये डिक्लेरेटिव। और इम्पेरेटिव जिसमें कोई नसीहत कमांड का दी जाए, एक्सक्लेमेटरी जिसमें कोई पावरफुल इमोशंस जैसे किसी हैरत का, खुशी का इजहार किया जाए, और जिसमें सवाल पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव। तो एक तो आप इनकी सेंस से पहचानते हैं, दूसरे आप इनको पंक्चुएशन मार्क से पहचान लेते हैं। जिस सेंटेंस के एंड पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप आता है। अच्छा, यूँ भी हो सकता है स्टॉप और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो शार्प शॉर्ट कमांड के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस वो इम्पेरेटिव ही रहेगा। सवालिया जुमला के एंड पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बताया जाता है, उसके एंड पे फुल स्टॉप होता है, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस के एंड पे सवालिया निशान हो, क्वेश्चन मार्क हो, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी वन सेट डाउन। 4 टाइप्स में से ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? तो भाई बात ये है कि एवरी वन सेट डाउन, अगर तो ये सेट्स होता तो फिर तो इन्फॉर्मेशन हो जाती, क्योंकि एवरी वन है सिंगुलर और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा होता है, तो इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है इसमें। अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हैं, एवरी वन सेट डाउन, हाँ ये दूसरी फॉर्म होगी, हर बंदा सेट डाउन हो गया, ये इन्फॉर्मेशन ही है, इसका मतलब है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव क्यों नहीं है ये? अगर एवरी वन के बाद कॉमा होता ना तो इसका मतलब आपने एवरी वन को मुखातिब किया है, फिर ये इम्पेरेटिव बन जाता। सो एवरी वन सेट्स डाउन, हर बंदा बैठ जाता है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिक्लेरेटिव। एवरी वन सैट डाउन, हर कोई बैठ गया, ये पास्ट में इन्फॉर्मेशन हो गई, ये भी डिक्लेरेटिव है। अब आया कॉम, अगर कॉम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट अ कॉमा आफ्टर एवरी वन, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एवरी वन कॉमा सेट डाउन, हर कोई बैठ जाए, ऑल ऑफ यू सेट डाउन, तो फिर ये सेंटेंस इम्पेरेटिव बन जाता है। तो एवरी वन विद कॉमा बिकम्स एड्रेसी, ये मुखातिब हो जाता है जिसको आप कर रहे हैं मुखातिब, और ये आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव बन जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आई एम इन मुल्तान कॉमा आई यूजली स्टे विद माई ब्रदर। तो अब इनमें से बताइएगा, वाइल आएगा, इफ़ आएगा, वैन आएगा, या बी और सी, यानी कि इफ़ और वैन दोनों आ सकते हैं। तो बात यह है कि जब मैं मुल्तान में होता हूँ तो मैं यूजुअली, अब यूजुअली क्या है, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी रूटीन है, ये मेरा प्रिडिक्टेबल एक्शन है। तो भाई बात ये है कि यूजुअल, प्रोबेबल और हैबिचुअल और प्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए आप वैन भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ बी एंड सी आंसर है। बोथ वैन एंड इफ़ कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट repeated and predictable situations and events like in this sentence. While तो यूज़ होता है कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, ठीक है, while I was sleeping फॉर एग्जाम्पल, while they were playing cards फॉर एग्जाम्पल, तो while इसलिए नहीं आएगा, आंसर आपका हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम नॉट श्योर डैश आई विल हैव टाइम। अब इसमें आपने कहा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वेदर और इफ़ दोनों आ सकते हैं, आंसर डेल्टा हुआ।
अब आप कहेंगे कि जब भी आप वेदर और इफ़ यूज़ करते हैं तो ये किस लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? टू इंट्रोड्यूस एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो सवालिया जुमलों को इनडायरेक्ट में, ऐसे सवालिया जुमला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों। क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं लगाते। हम बात कर रहे हैं ऐसा सवालिया जुमला जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो ऐसे सवालिया जुमलों को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कंजंक्शन इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी होती है। अब सवाल ये है कि इफ़ और वेदर में सर कोई ना कोई तो फ़र्क होगा, तो हाँ जी फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद जैसे इन, ऑन, वेदर, इन, ऑन, अबाउट, ये सारे वर्ड प्रेपोजिशन है। अबाउट एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव से पहले आप सिर्फ और सिर्फ वेदर यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यूज़ नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले एग्जांपल मैं बताऊँगा कि किस तरह से अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ वेदर इस्तेमाल हो सकता है, इफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। एग्जांपल पढ़ते हैं। देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस थी अबाउट। अब रेड में मैंने अबाउट लिखा है ये बताने के लिए एक प्रेपोजिशन है, और ऊपर वाले उसमें आपने देखा कि मैंने रूल बताया कि प्रेपोजिशन के बाद वेदर तो आ सकता है, इफ़ नहीं आ सकता। इसलिए येलो में मैंने वेदर लिखा है और रेड में इफ़ लिख के स्ट्राइप थ्रू कर दिया कि ये गलत है। तो आप कहेंगे देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट वेदर, अबाउट वेदर वी शुड गो, इफ़ रॉन्ग हो जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद इफ़ रॉन्ग है और इन्फिनेटिव से पहले रॉन्ग है। लास्ट एग्जांपल देखिए। दे कांट डिसाइड वेदर टू गो और वेट। अब आपने देखा येलो में मैंने टू गो लिखा, टू गो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से पहले इफ़ यूज़ नहीं होता, वेदर यूज़ होता है। ये डिफरेंस हुआ इफ़ में और वेदर में कि प्रेपोजिशन के बाद और इन्फिनेटिव से पहले इफ़ यूज़ नहीं हो सकता, वेदर इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 डैश द टेलीफोन रैंग आई वॉज हैविंग ए बाथ। अब इसमें आपने देखना है कि ज़्यादा तवील अरसे तक कौन सा काम जारी रहा, आई वॉज हैविंग अ बाथ, और मुख्तसर दौरानिए के लिए कौन सा, यानी जो थोड़ी देर के लिए काम हुआ, वो है टेलीफोन रैंग। तो शॉर्टर और लॉन्गर एक्शंस अगर आ जाएं तो फिर भाई बात ये है कि आपने कौन से वाला यूज़ करना है। तो आंसर आप देखेंगे कि शॉर्टर एक्शन जब भी होता है, जैसे कि वो वैन के साथ पास्ट इंडेफिनिट में होगा कि वैन द टेलीफोन रैंग, शॉर्टर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैन के साथ यूज़ होगा। और दूसरा लॉन्गर एक्शन जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। लॉन्गर एक्शन क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो है वो है आई वॉज हैविंग ए बाथ। तो आंसर हुआ जी अल्फ़ा। हम एक एडिशनल बात करते हैं, रूल समझिएगा कि व्हेन, एज और वाइल, व्हेन, एज और वाइल, ये तीनों के तीनों लॉन्गर एक्शंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं 3 एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ए थीफ। जाहिर है कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ये लंबा एक्शन है, यानी काफ़ी देर तक जा ही रहा है, अचानक उसकी नज़र पड़ी है थीफ पे, तो ये शॉर्टर एक्शन है। तो देखा आपने लॉन्गर एक्शन एज के साथ आ गया, यही वैन के साथ भी आ सकता है। वैन आई वॉज हैविंग ए बाथ टेलीफोन रैंग, यही जो है लॉन्गर एक्शन वाइल के साथ भी आ सकता है कि वाइल दे वर प्लेइंग कार्ड्स ए बर्गलर, एक चोर, ब्रोक इनटू, चोरी छुपे दाखिल हो गया, द हाउस, घर में। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर इन तीनों को एक दूसरे जगह इस्तेमाल किया जा सकता है एज, वैन और वाइल को, तो फिर फ़र्क क्या है? तो भाई फ़र्क ये है कि एज और वाइल जो हैं ये इस्तेमाल नहीं हो सकते किस तरह के सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंस में। वैन द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, शॉर्टर एक्शन के लिए सिर्फ वैन यूज़ हो सकता है। आप देखें इसकी पहली लाइन में मैंने कहा कि ये वैन, एज और वाइल तीनों लॉन्गर एक्शंस के लिए यूज़ हो सकते हैं। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि ये तीनों शॉर्टर एक्शंस के लिए यूज़ हो सकते हैं। शॉर्टर एक्शन के लिए मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वैन ही यूज़ हो सकता है। वैन द बर्गलर ब्रोक इनटू, ये शॉर्टर एक्शन है। तो लॉन्गर एक्शन के लिए ये तीनों यूज़ हो सकते हैं, वैन, एज और वाइल, लेकिन शॉर्टर एक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ वैन यूज़ हो सकता है। अब एक और रूल बताता हूँ को, सिंस, एज, फॉर और बिकॉज, ये चारों के चारों लफ्ज़ वजह, रीज़न बयान करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एज और सिंस आम तौर पे सेंटेंस के स्टार्ट में होते हैं
और उस वक्त होते हैं जब रीज़न का आप सबको पता हो। जैसे देखिएगा एज इट इज़ रेनिंग अगेन, या आप कहें सिंस इट इज़ रेनिंग अगेन, तो ये वजह पहले ही बता दी गई है। तो वजह नोन है तो एज भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, शुरू में आया है तो एज और सिंस आमतौर पर सेंटेंस के शुरू में आता है, वी शैल स्टे एट होम। लेकिन बिकॉज जो है वो क्या उसकी ख़ास बात है जी, बिकॉज इंट्रोड्यूसेस द रीज़न नॉट नोन टू द लिसनर और रीडर। बिकॉज आमतौर पे ऐसी वजह के लिए आता है जो कि जिसका पढ़ने और सुनने वालों को पता नहीं होता। एग्जाम्पल देखिएगा, वाई एम आई लिविंग। अब यहाँ पे सेंटेंस ये कि वाई एम आई लिविंग, यहाँ पे आपको रीज़न नहीं पता, इसका मतलब है रीज़न आगे आएगी। तो जब रीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो और अननोन हो, पहले सेंटेंस से आपको पता ही ना लग रहा हो उसकी वजह क्या है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ बिकॉज यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। और चूंकि बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लाजमी वजह है, इससे पहले कॉमा भी नहीं आएगा। वैसे आमतौर पे अगर ये ज़रूरी पार्ट ना हो तो कॉमा आ सकता है। आई एम लिविंग बिकॉज, अब देखा आपने बिकॉज से पहले कॉमा भी नहीं आया। इस तरह से जहाँ बिकॉज आया ना आई एम लिविंग, यहाँ पे बिकॉज की जगह पर एज सिंस नहीं आ सकते, बिकॉज आई एम फेड अप विद यू। फॉर एक फॉर के बारे में एक बात यह है कि ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं होता टू इंट्रोड्यूस ए न्यू इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वाई एम आई लिविंग। आप कहते हैं आई एम लिविंग बिकॉज आई एम फेड अप, ये बात हम करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश आई हैव ब्रेकफास्ट, आई गो फॉर अ वॉक। आंसर आपका बिफोर हुआ, उसकी रीज़न क्या है, बिफोर कैन कनेक्ट, बिफोर कैन जॉइन वन क्लॉज टू एन अदर, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ बिफोर ज्वाइन कर सकता है। अनटिल और अनलेस उस वक्त आते जब कॉमा के बाद वाले हिस्से में होता कि अनलेस आई गो फॉर ए वॉक, तो आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट, इस तरह से होता। तो इट मीन्स आई हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट, बिफोर कहने का मतलब ये है कि मैं ब्रेकफास्ट पहले करता हूँ, एंड गो फॉर अ वॉक नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन हैव, आइदर के साथ आइदर टी एंड कॉफ़ी, तो हम कह रहे हैं कि आंसर है डेल्टा, आइदर टी और कॉफ़ी। रीज़न क्या है, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि आइदर के साथ एंड लिखा हुआ है, बी इसलिए रॉन्ग है कि आइदर के साथ एज वेल लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि आइदर के साथ नॉट लिखा हुआ है। आइदर के साथ और आता है, वेदर के साथ भी और आता है और आइदर के साथ भी और आता है, तो आइदर के साथ और करेक्ट है, इसलिए ए बी सी रॉन्ग हुए और डेल्टा आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आई वुड क्वाइट लाइक टू गो आउट, डैश इट इज़ अ बिट लेट, अगरचे लेट है। अब दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है, अभी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए ऑल दो और बट तीनों आ सकते हैं, यानी डेल्टा आंसर हो गया। तो हम बात ये कह रहे हैं कि ऑल दो और बट और हाव एवर, बल्कि ये चारों के चारों वर्ड जो हैं कंट्रास्टिंग आइडियाज़ के लिए आते हैं, ऑल गिव टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़। तो फिर फ़र्क क्या हुआ, बट का मतलब होता है लेकिन, और ऑल दो अगरचे, ऑल दो और दो ज़्यादा इम्फेटिक फॉर्म है बट की। Question number 16, we send monthly reports, dash they may have full information. Purpose, हम monthly reports क्यों भेजते हैं, ताकि पर्पज़ के लिए आपके पास दो वर्ड होते हैं, इन ऑर्डर दैट का मतलब भी ताकि होता है और सो दैट का मतलब भी ताकि होता है। ए और बी दोनों आंसर हो गए। इन ऑर्डर दैट और सो दैट आर यूज टू टॉक अबाउट पर्पस, और सो दैट इज़ मोर कॉमन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन ऑर्डर दैट इस्तेमाल नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं, इसलिए तो हमने आंसर डी किया। क्वेश्चन नंबर 17, आई विल ड्राइव ओवर एंड सी यू द कार ब्रेक्स डाउन, अगर अनलेस, और अनलेस का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसका लिखा होगा एक्सेप्ट इफ, अगर, तो दोनों आंसर हो गए जी। अनलेस हैज़ ए सिमिलर मीनिंग टू एक्सेप्ट इफ़ और इफ़ नॉट, तो अनलेस एक, एक्सेप्ट इफ़ दो, इफ़ नॉट तीन, तीनों के तीनों सेम मीनिंग देते हैं। मैं तीनों के एग्जांपल देता हूँ। कम टुमारो अनलेस आई फोन, कम टुमारो एक्सेप्ट इफ़ आई फोन, कम टुमारो इफ़ आई डू नॉट फोन। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लेस वॉज नॉट ओनली कोल्ड, 4 ऑप्शन में से आपने का ए आंसर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो राइट होता है, नॉट ओनली के साथ बी ऑप्शन में एज वेल रॉन्ग होता है, नॉट ओनली के साथ इन एडिशन टू थर्ड ऑप्शन सी में रॉन्ग होता है, नॉट ओनली के साथ टू
डी ऑप्शन में रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश यू सो सोशल यू रीप। आपने पढ़ा ये एज यू सो सोशल यू रीप, लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो समझते हैं कि सर जी देखें एज भी कंजंक्शन है और सो भी फैन बॉयज़ वाला कंजंक्शन है। ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करेंगे तो फिर आप यूँ कहेंगे एज यू सो यू शैल रीप सो। अब ये जो बाद वाला सो है एस ओ सो, ये एडवर्ब है, रीप वर्ब है, ये इसका एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 20, ही वॉज सो लर्नेड डैश ही सीम्ड टू नो एवरीथिंग। कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज और इफेक्ट है, इफेक्ट के लिए दैट ही आता है। तो भी फिर फ़र्क क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हो गया। सो के साथ एजेक्टिव आता है, जहाँ पर लर्नड है ना पढ़ा लिखा, तो सो के साथ एजेक्टिव आता है, जैसे सो लर्नड दैट। जबकि सच के साथ नाउन आता है, जैसे सच ए लायर दैट। तो दोनों के साथ आगे चलकर इफेक्ट के लिए दैट ही शो होगा। ही वॉज सो लर्नड, लर्नड एजेक्टिव है, ही वॉज सो लर्नड दैट ही सीम्ड टू नो एवरीथिंग, कि ऐसा लगता था उसे हर चीज़ का पता है। और शी इज़ सच अ लायर, ए लायर नाउन है, आगे बहरहाल इफेक्ट के लिए दैट ही आया, दैट नो बडी बिलीव्स हर। क्वेश्चन नंबर 21, हैविंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। तो अब आपने देखा कि हियरिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म पार्टिसिपल कहलाती हैं, और अगर ये नाउन के मीनिंग में इस्तेमाल करें, जैसे कि द बॉय, ये हियरिंग द नॉइज़, ये किसके बारे में बात की गई है, द बॉय के बारे में की गई है, तो फिर आप इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं। बॉय नाउन है, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो बोथ ए और सी, यानी कि ये पार्टिसिपल फ्रेज भी है, एडजेक्टिव फ्रेज भी। कैसे, हमने कहा द बॉय नाउन है, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, आईएनजी वाली फॉर्म भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो सकती है। तो एक तो आईएनजी वाली फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, और दूसरी ईडी वाली फॉर्म भी, जैसे देखिए ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। तो दे है प्रोनाउन हो गया जी। अब प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड भी एडजेक्टिव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया ब्लाइंडेड, तो ब्लाइंडेड भी एडजेक्टिव हुआ, तो पार्टिसिपल फ्रेज हुआ। तो भाई बात ये है कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करने वाली थर्ड और आईएनजी वाली फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पर आए तो उसे पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं और उसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज ए में लिखा हुआ है और एडजेक्टिव फ्रेज सी में लिखा हुआ है, तो दोनों आंसर हुए बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 23, मेरी हैड अ लिटिल लैम। लैम नाउन है, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, नाउन से रिलेशन शो करने वाला वर्ड रिलेटिव होता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी उसी को कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन के मीनिंग में ऐड करती है, और चाहे उसको रिलेटिव क्लॉज कहें चाहे उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहें, बहरहाल ये डिपेंडेंट ही होती हैं। तो इसका आंसर हो गया रिलेटिव क्लॉज भी है, चूँकि हु, हुज़, हुम और विच और दैट से शुरू हों तो रिलेटिव क्लॉज होती हैं, और रिलेटिव क्लॉज जो हैं वो सारी की सारी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज जो होती हैं इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई एडजेक्टिव क्लॉज दो तरह की होती हैं, एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग के लिए और वर्ड कौन से हैं, आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग, रिस्ट्रिक्टेड, इसेंशियल, ये एक ही चीज़ के नाम हैं। नॉन डिफाइनिंग, नॉन आइडेंटिफाइंग, नॉन इसेंशियल, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ये भी एक ही फॉर्म है। बहरहाल हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फ़िलहाल आंसर इसका हुआ ऑल ऑफ दीज। लैम नाउन है और नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, आई रिमेंबर द हाउस। विच हाउस, विच का आंसर देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो आपने देखा कि एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज ही होती है, थर्ड ऑप्शन सी हुआ। तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि विच हाउस, तो ऑल द वर्ड दैट आंसर विच, कोई भी वर्ड या फ्रेज या क्लॉज जो विच का आंसर देगी उसे आप एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव इज अ रिलेटिव क्लॉज, आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, नो वन नोज हु ही इज। अपने आप से सवाल करें कि नो वन नोज व्हाट। आपको पीछे बताया था कि व्हाट और अबाउट व्हाट का आंसर देने वाली जो भी क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज होती है, और नाउन क्लॉज इज ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। नो वन नोज व्हाट हु ही इज़, तो हु ही इज़ अ नाउन क्लॉज है। ठीक है,
अच्छा, आई एम हैप्पी अबाउट व्हाट, आई एम हैप्पी अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में खुश हूँ। दैट यू आर हियर, ये एक नाउन क्लॉज है। बताना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट का आंसर देने वाली क्लॉज भी नाउन क्लॉज होती है और अबाउट व्हाट का आंसर देने वाली क्लॉज भी नाउन क्लॉज होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द डॉक्टर इज़ होपफुल, अपने आप से फिर सवाल करें, डॉक्टर किस चीज़ के बारे में होपफुल है। अबाउट दैट शी विल सून रिकवर। तो व्हाट और अबाउट व्हाट का आंसर देने वाला आपको पहले ही बताया था कि नाउन क्लॉज होती है और नाउन क्लॉज इज ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। आंसर सी हो गया। एडवर्ब क्लॉज क्यों नहीं है? आप कहते हैं जी होपफुल तो एडजेक्टिव है, आपने कहा था सर एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो बेटा बात ये है कि अपने आप से सवाल, एडवर्ब क्लॉज हमेशा वाई का जवाब देगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ही पास द एग्ज़ाम वाई, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। तो ना ये वाई का जवाब दे रहा, ना ये वैन का जवाब दे रहा, ना ये अंडर व्हाट कंडीशन का जवाब दे रहा। तो ये जो तीन मैंने सवालिया लफ्ज़ लिखे ना, वाई, वैन, अंडर व्हाट कंडीशन, ये एडवर्ब क्लॉज के मार्कर होते हैं। नाउन क्लॉज का मार्कर होता है व्हाट और अबाउट व्हाट। जैसे होपफुल अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में, दैट शी विल रिकवर, ये नाउन क्लॉज थी। क्वेश्चन नंबर 27, शी वॉज neither difficult and she was not in difficulties at all and was merely signaling to a friend farther down the माउंटेन। तो अब आपने देखा कि इनमें आंसर आपके पास डेल्टा है, नॉट के साथ कॉम्बिनेशन में बट आता है। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, नॉट के साथ उसने एंड लगाया हुआ है। बी ऑप्शन क्यों लगाया है, नॉट के साथ उसने फॉर लगाया हुआ है। सी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है कि नॉट के साथ उसने सो लगाया हुआ है। तो आपने पढ़ा हुआ है नॉट के साथ बट आता है। अच्छा, करेक्ट कॉम्बिनेशन इज नॉट और बट। She she published a number of stories as well as novels। बिल्कुल ठीक है। She published not only a number of stories, not only के साथ but also novels। बिल्कुल ठीक है। In addition to novels, she published a number of stories। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस ठीक हैं। All of these are correct। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 29 के पहली बात तो ये कि रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने चूज़ द रॉन्ग वन करना है, राइट नहीं। तो अब तक तो आप चूज़ द राइट करते आ रहे थे, तो इंस्ट्रक्शन का चेंज होना इंपॉर्टेंट है और आपने नोट करना है। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब हम देखते हैं ए, बी, सी और डी जो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, इनको वन बाय वन इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले ए स्टेटमेंट देखते हैं। ए में क्या लिखा हुआ है कि यू कैनॉट हैव ए लैपटॉप एंड, यू कैनॉट हैव ए लैपटॉप, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसके बाद आया एंड, यू कैनॉट हैव ए सेल फोन, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के दरमियान में अगर एंड आ जाए तो रूल ये कहता है कि आगे चलकर आइदर बिल्कुल राइट होता है, आइदर ठीक होता है। ठीक है, तो आइदर आपका राइट आंसर हुआ। हमें तो रॉन्ग चाहिए था। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि यू कैनॉट हैव ए लैपटॉप, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। एंड दूसरी स्टेटमेंट देखें, यू कैन नॉट हैव ए सेल फोन, ये भी नेगेटिव है। टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रहा है, दोनों एक जैसी हैं, तो एंड आया इनके दरमियान में। दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के दरमियान में अगर एंड आ जाए तो आगे चलकर ऑल्सो नहीं आ सकता, ये रॉन्ग होता है। तो आप कहते हैं कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के दरमियान में आइदर तो ठीक था, लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के दरमियान में ऑल्सो रॉन्ग है। तो आप कहेंगे सर जी ये बताएं कि ऑल्सो के अलावा और कौन कौन से रॉन्ग हो सकते हैं। तो भाई और कौन कौन से रॉन्ग हो सकते हैं? दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के दरमियान जहां ऑल्सो नहीं आ सकता, वैसे ही टू का आना भी रॉन्ग होगा और वैसे ही एज वेल का आना भी रॉन्ग होगा। अब आपने याद रखना है, टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? आइदर आ सकता है, ऑल्सो,
टू और एज वेल रॉन्ग है। अब सी ऑप्शन में हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो। सी ऑप्शन में देखें, यू कैन हैव ए लैपटॉप, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट, दो मुख्तलिफ के लिए बट आएगा, बट यू कैन नॉट हैव ए सेल फोन, ये एक नेगेटिव है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स जब भी आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनमें टू आ सकता है। ना सिर्फ टू आ सकता है बल्कि ऑल्सो भी आ सकता है, और ये एज वेल भी आ सकता है। अब दो डिफरेंट से मुराद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डिफरेंट है तो बट आया दरमियान में सी में। दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आ जाएं तो उनके साथ आगे चलकर टू भी आ सकता है, एक ऑल्सो भी आ सकता है, दो एज वेल भी आ सकता है, तीन। ये तीनों राइट होंगे। फिर रॉन्ग क्या होगा? फिर तो एक ही बच गया रॉन्ग, और रॉन्ग होगा आइदर। इसी तरीके से डी ऑप्शन देखें। डी ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन हैव ए लैपटॉप, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट दो मुतजाद स्टेटमेंट्स के लिए आता है, जाहिर सी बात है कि अगली स्टेटमेंट नेगेटिव आएगी। यू कैन नॉट हैव ए सेल फोन, ये नेगेटिव है। तो जिस तरह सी ऑप्शन में आपने कहा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट, मुख्तलिफ से मुराद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के दरमियान में बट आ जाए तो आगे चलकर टू, ऑल्सो, एज वेल, ये तीनों के तीनों राइट होते हैं। रॉन्ग क्या होता है? वही जैसे सी में बताया, आइदर रॉन्ग होता है। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, सी और डी को मिलाकर एक रूल मैं पास करता हूँ, और रूल ये है, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट हों जिनके दरमियान में बट आया हो, तो आगे चलकर आपके पास तीन चीज़ें राइट हैं, यानी टू भी राइट है, ऑल्सो भी राइट है, और एज वेल भी राइट है, जैसे कि सी और डी में है। सिर्फ एक चीज़ रॉन्ग होगी, और वो क्या होगी? आइदर। इसका इन्वर्स लें, इसका इन्वर्स लें बी स्टेटमेंट में, कि अगर दोनों नेगेटिव हों, अगर दोनों नेगेटिव हों तो उनमें सिर्फ और सिर्फ आइदर आ सकता है। तीन चीज़ें रॉन्ग होंगी उनमें, कौन कौन सी? ऑल्सो भी रॉन्ग होगा जैसा कि बी में बता रहा हूँ, टू भी रॉन्ग होगा जैसा कि बी में बताया, एज वेल भी रॉन्ग होगा जैसे कि बी में बताया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन के बारे में बता चुका हूँ मैं, फैन, बॉयज़, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और फिर मैंने बताया कि सवाबी, सिंस, व्हेन, एज दो, ऑल दो, बिकॉज और इफ, ये जो हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबॉर्डिनेटिंग, और जो पेयर की सूरत में हो, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, ये कोरेलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो आप देखें, आई स्पोक टू बोथ द डायरेक्टर एंड हर सेक्रेटरी, बोथ के साथ एंड आया, पेयर की सूरत में आया, तो ये कोरेलेटिव हुआ। ठीक है जी, बोथ और एंड कोरेलेटिव हुआ। तो हमने कहा द कोरेलेटिव कंजंक्शंस, दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। These conjunctions include कौन कौन से इसमें? Not only but also, neither nor और either or. Question number 31, choose the correct option. Close sentence, sentence completion को कहते हैं। Despite the long hours of studying, she dash excellent grade. Despite आपके पास एक कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, आगे चलकर टू ऐसे वर्ड्स आने हैं जो मीनिंग के लिहाज से अपोजिट होंगे। एक उनमें दे दिया लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडिंग, तो स्टडिंग से तो बंदा पास होता है, लेकिन डिस्पाइट की मौजूदगी ये बता रही है कि डिड नॉट गेट एक्सेलेंट मार्क्स, यानी फेल हो गया। आंसर आपके पास हो गया जी चार्ली। डिस्पाइट एक कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, और इसमें दो आगे चलकर मुतजाद बातें आएंगी। एक है आवर्स ऑफ स्टडिंग, इसका मुतजाद क्या होगा कि डिड नॉट गेट एक्सेलेंट मार्क्स। ए में आप देख रहे हैं इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब है नुकसान ज़दा, टूटा हुआ, डैमेज्ड, वीकेंड और वर्सेंड। और क्वेश्चन नंबर 32, द टू आर्टिस्ट डिफर्ड मार्केटली इन देयर टेम्परामेंट्स, अपने मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पामर वॉज रिजर्व्ड एंड कर्टियस, वो मेहरबान था, तो ज़ाहिर दूसरे वाला ना मेहरबान होगा। फ्रेजर डैश एंड बोस्टफुल, बोस्टफुल शोखा को कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक डिफ़र है, डिफ़र का मतलब है मुतजाद बातें होंगी। रिजर्व्ड एंड कर्टियस ये पॉजिटिव बातें हैं, और बोस्टफुल और एंड के साथ दूसरी नेगेटिव बात होगी, वो है एरोगेंट, एरोगेंट मगरूर को कहते हैं। प्राउड, कंसीटेड और सेल्फ इंपॉर्टेंट, आंसर हुआ ए। अमंग दी अदर ऑप्शन, मोडेस्टी, मोडेस्टी हया को कहते हैं, ऑर्डिनरी को भी कहते हैं और हम्बल को भी कहते हैं।
और सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, और सी में और डी में हो गया डिफिडेंट। डिफिडेंट शर्मीले कहते हैं, शाय, रिजर्व और क्वाइट, खामोश। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। द स्टूडेंट वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट कहते हैं फुलिश को, बदतमीज़ को। ही हैड डैश, ज़्यादा बदतमीज़ी ही आएगा, टू क्वेश्चन द सीनियर प्रोफेसर जजमेंट। तो आंसर आपके पास हो गया जी चार्ली। इम्प्रूडेंस मीन रूडनेस, बदतमीज़ी, बोल्डनेस और इम्पोलाइटनेस। और विजडम, इंटरेस्ट, और डी में कॉर्डियलिटी, फ्रेंडलीनेस, वार्मथ, और जीनियलिटी मीन मनपसंद। तो आपने देख लिया इम्प्रूडेंट की वजह से इम्प्रूडेंस आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 34 में, मैनी सीनियर मैनेजर्स डू नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे, डू नॉट फॉलो द रैशनल मॉडल। रैशनल को नहीं फॉलो कर रहे तो ज़ाहिर है वो इरेशनल समझते होंगे इसको। फेवर्ड बाय ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं जो ट्रेडिशनल रवायती अंदाज को पसंद करें। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बट रादर रिलाई ऑन इंट्यूटिवली, जो जिबिली तौर पे होते हैं, कुदरती तौर पे होते हैं, नेचुरली प्रोसेस दैट ऑफन अपीयर इरेशनल। आंसर आपके पास सी हो गया जी। और आपने कहा ना डू नॉट फॉलो द रैशनल, जो रैशनल को फॉलो नहीं करेंगे तो इरेशनल समझते होंगे इसको। तो आंसर हुआ जी आपका थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल्दो द रेस्टोरेंट हैड ग्रेट रिव्यूज़। अब ऑल्दो कंट्रास्टिंग वर्ड है, हैड ग्रेट रिव्यूज़, ग्रेट पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात आगे चलकर कोई नेगेटिव बात आएगी फूड के बारे में। द फूड वॉज डिस अपॉइंटिंग। आंसर आपका डेल्टा हुआ, ऑल्दो की वजह से बताया। ऑल्दो कंट्रास्टिंग वर्ड है, हैड ग्रेट रिव्यूज़ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आया। न्यूट्रिशियस कहते हैं डाइट, ग़िज़ा से भरपूर, और पैलेटेबल कहते हैं टेस्टी को, एडिबल को, खाने में लजीज हो, डिलीशियस हो, और डिलीशियस का ताव का मतलब बता ही दिया। तो आंसर हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36, ही कुडेंट फिनिश हिज होमवर्क ऑन टाइम बिकॉज ही गॉट डैश बाय द फ़ोन। आपको पता है फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होती है। आंसर आपके पास चार्ली हुआ। ए ऑप्शन में कंसंट्रेटेड फोकस्ड को कहते हैं। बी ऑप्शन में कंसिलिएटेड, पैसिफाइड, ठंडा करना, समझाना, बुझाना, अपीज, रेकनसाइल्ड, और हार्मोनाइज्ड मीन यूनिफाइड। Question number 37, a person is dash who adheres strictly to conventional or traditional views or practices in any area. By definition orthodox ऐसे बंदे को कहते हैं जो रवायत पसंद होता है। heterodox कहते हैं बेटा जो innovative होता है, unorthodox होता है, heretical होता है, और deviating होता है। और जी नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल को ही कहते हैं। और हेरेटिक जो है, जो रिलीजियस आउटकास्ट होता है, जो बागी होता है, उसको कहते हैं। मिसबिलीवर और एपस्टेट। क्वेश्चन नंबर 38, अ कारपेंटर कार्व्स, वो बनाता है, खोद कर बनाता है। क्या? ज़ाहिर है कोई नाउन आना चाहिए, तो ये वर्ड था एराबेस्क, डिज़ाइन बनाता है ऑन द कैप डोर्स। ऑर्नेट, सजाना, सजाने वाला। डेकोरेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, फ्लावरी, वर्डी। और आप कहते हैं बड़ी ही इसने ऑर्नेट लैंग्वेज यूज़ की है, मुश्किल मुश्किल अल्फाज वाली। और फिर उसके बाद होगा जी डेक्ड, ये DECK है, एफ नहीं है बेटा, ठीक कर लेंगे, DECKED, डेक्ड, डेकोरेटेड, एफ नहीं है, मैं करेक्शन कर रहा। यूँ टाइपिंग करते हुए गलती हो जाए ना, उसको टाइपो कहते हैं, TYPO। और ओ पे एंड होने वाले वर्ड की प्लूरल आमतौर पर आप ES से बनाते हैं, जैसे मैंगो, मैंगोज, ES। लेकिन ये टाइपो एक ऐसा वर्ड जिसके साथ आप ऐसे ही लगाएंगे, जैसे पियानो हो, पियानो है, उसके साथ भी आप एस लगाते हैं। फ्लोरल, फूलों से मुतालिक। आंसर आपका हो गया एराबेस्क, डिज़ाइन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एटलीस्ट द फ्लाई वॉज ट्रैप्ड आएगा जी, ट्रैप्ड बाय द स्पाइडर। आंसर हुआ जी एल्फा। बाकी क्वाइट ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर हैं। वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वॉज, ये कोलोकेशन का मिस्टेक है, बीनीथ आर फीट। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऐसे लगा जैसे ज़मीन हमारे पाँव से खिसक रही है, स्लिपिंग। सो आंसर इज़ चार्ली। डेल्टा एम्ब्रस्टिंग कहते हैं ओवरफ्लो हो जाने को, फुल होना, एक्सप्लोड होना, डिगिंग खोदना, और सिंकिंग डूबना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 40 आंसर सी हुआ और आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको इन तमाम टॉपिक्स की रिवीजन भी हो गई होगी और आपको टेस्ट के आंसर भी मिल गए होंगे। तो अगर कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।